हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12th फिजिक्स के 4th चैप्टर का 5th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.5। पिछले लेक्चर 4.4 में आपने पढ़ा कि एक करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, उसे कैसे डिराइव करते हैं। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। टॉपिक क्या है हमारा? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को समझेंगे और फिर उसको यूज करके बहुत सारे केसेस में एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। इतनी बात आया समझे? तो एम्पियर सर्किटल लॉ अगर हम बात करें तो इसको आप बिल्कुल मुन्ना भाई का सर्किट मत समझना। बात समझ में आ रहा है? ये मुन्ना भाई का सर्किट नहीं है, ये एम्पियर सर्किट, एम्पियर्स का सर्किट है। बात समझ आ रही है? उसका लॉ की बात कर रहे हैं, उसमें तो बहुत डिफरेंस है। मुन्ना भाई का सर्किट तो बिल्कुल अलग, वो तो हर काम कर दे रहा था, आपने देखा ही था। उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता इससे। वो तो कोई भी काम बताओ, हर काम होगा भाई, ठीक है, जो हो जाएगा काम। पर इसमें क्या है, इसमें लिमिटेशन है। इसमें लिमिटेशन क्या है? ये सिर्फ ये करेगा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बस वही निकाल सकता है। ऐसा नहीं इससे आप सब कुछ निकाल लें। और मुन्ना भाई का सर्किट तो आपको पता ही, जो भी काम बोला हो जाएगा भाई। बात समझ में आ रहा है? ये डेफिनेशन समझे। डेफिनेशन है बड़ा आसान सी है, उसको थोड़ा समझना है आपको। डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, एम्पियर सर्किटल लॉ इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी around any closed circuit is equals to mu naught times the total current I passing through this closed circuit। word to word मीनिंग समझना है इसका, ठीक है, बताता हूं मैं। इन्होंने कहा द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल बोल रहे हैं, लाइन इंटीग्रल। तो देखो पहले एक चीज समझना कि इससे पहले वाले लेक्चर में भी आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं, स्ट्रेट, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं? अगर हमने ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया और इसमें हमने मान लिया करंट ऊपर जा रहा है और मैंने इसको अपने राइट हैंड में पकड़ा, तो जो हमारा एक्सटेंडेड थंब है, ये जो मेरा अंगूठा है, ये ऊपर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि करंट ऊपर जा रहा है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। ये क्या होगा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब हमें क्या करना होता है, हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होता है किसी पॉइंट पर, तो तरीका क्या बताया, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं उसके डायग्राम बनाता हूँ। एक मैंने ये स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके चारों तरफ इस तरीके से ये मैंने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझना, ये क्या होगी हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब क्या कर रहे हैं, मैंने यहां पर एक स्मॉल लेंथ ले लिया dl, यहां पर क्या करा, एक बहुत छोटा सा लेंथ ले लिया dl। जब ये dl लेंथ ले लिया मैंने, तो इसको ये बिल्कुल कैसा करेगा, एज अ स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करेगा। इतना छोटा पार्ट जो है वो एज अ स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि किसी बड़े, अब पहले तो आप ही समझिए जैसे अर्थ बहुत बड़ा स्फीयर है, उसका हम छोटा सा पार्ट देख पाते हैं तो हमें तो फ्लैट दिखता है। हमें कब दिखता है कि एक बॉल जैसा सरफेस है जिस पर हम रह रहे हैं। तो ऐसे ही क्या, अगर बहुत बड़ा कोई रिंग हो, बहुत बड़ा कोई रिंग है, उसका छोटा सा पीस आप कट करोगे तो वो आपको एज अ स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा, यानी कि आपको लगेगा स्ट्रेट पार्ट है। यानी बहुत बड़ा अगर कोई लोहे का रिंग है, आप उसका छोटा सा पीस कट करना तो आपको लगेगा बिल्कुल ऐसा पीस,
ये तो अरे ये तो बिल्कुल स्ट्रेट रॉड है। तो ऐसे ही ये जो लेंथ लिया DL, ये छोटी सी लेंथ है तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करेगी। अब हमने इसको क्या ले लिया, वेक्टर, तो वेक्टर ले लिया तो वेक्टर का साइन यानी कि एरो लगा दिया, तो अब ये क्या हो गया, DL हमारा वेक्टर हो गया। जब ये वेक्टर हो गया, अब इसके डायरेक्शन की भी बात करेंगे, भाई इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो इसका डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं, ये करंट ऊपर जा रहा है तो उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही हैं। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग थंब अगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज लग रही है ऐसे। तो उसी डायरेक्शन में हम इस DL का, यानी कि अगर ऐसे हमने बनाया है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को, ये एरो बनाया है, तो हम इसका डायरेक्शन इस तरीके से लेंगे, ये ठीक है। कहने का मतलब ये है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है इस तरीके से, ऐसी। तो इससे जो आप टेंजेंट बना रहे हैं वो इस तरफ बनाएंगे, मेरी तरफ ऐसा बनाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस तरीके से बनाएंगे। इसको समझना है आपको, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कैसे दिखा रहे हैं, इस तरीके से। आप ऐसे देखें, ये हमारा रेड कलर का पेन जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे प्रोड्यूस हो रही, तो टेंजेंट ऐसे दिख रहा है। और अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा होगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे प्रोड्यूस होंगी, तब टेंजेंट ऐसे बनेगा। समझ में आया, तब टेंजेंट इस तरफ बनेगा। कब, जब करंट नीचे जा रहा होगा तब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे बनाएंगे। इतना समझ में आया। अब क्या हो रहा है, अगर इस पॉइंट पर, यानी कि ये तो DL का डायरेक्शन हमने दिखा दिया, अगर इसी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएं तो वो भी हम ऐसे ही बनाएंगे, मतलब इसी डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी इसी डायरेक्शन में हम बनाएंगे, B। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा, इसको समझ लो बहुत अच्छे से। इसमें तो ये बोर्ड पर तो 2D डायग्राम बना है, लेकिन एक्चुअल में 3D है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसे कैसे समझना है कि ये जो B है और B, ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, अगर देखा जाए तो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। या हम यहाँ से एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ये रेडियस हो गया, तो इस R के साथ भी ये B और DL कितना एंगल बना रहा है, 90 ऐसे। अब ये कैसे बना रहा है, मैं फिर से आप देखें, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, रेड कलर का पेन, करंट ऊपर जा रहा है, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे प्रोड्यूस होंगी इस तरीके से। तो ये रिंग जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे प्रोड्यूस हो रही हैं। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, वो मेरी तरफ, टेंजेंट मेरी तरफ बनेगा, तो ये टेंजेंट हो गया ऐसे। और ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर। बात समझ में, अगर ऐसे रेडियस ड्रॉ करोगे आप तो उस रेडियस के साथ आपको दिख रहा होगा ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, इस रेडियस के साथ 90 ऐसा, ये टेंजेंट और ये रेडियस। DL का भी डायरेक्शन यही है, तो वो भी इस रेडियस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। बात समझ में आया। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इसके साथ भी अगर आप देखो, इसके साथ भी ये कितना बनाएगा, 90। कैसे, अगर हम इसको इधर ले आए पास में, इसको अगर सपोज कर लो मैं इसके पास ले आऊँ तो कितना एंगल दिख रहा है इसके साथ, इस करंट कैरिंग कंडक्टर और इस एरो जो टेंजेंट बनाया है इसके बीच में कितना एंगल बनना है, 90। बात समझ में आया, ये क्लियर हो गया, ठीक। अब जो हमारी डेफिनेशन है, जब अपने ये डायग्राम समझे तो समझे, आप समझ में आएगा कि इट स्टेट दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही है, तो हमने यहाँ पे स्मॉल लेंथ ले लिया, स्मॉल लेंथ। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को हमने B से रिप्रेजेंट कर दिया। एक चीज़ ध्यान रखना, पूरा जो हमने इस तरीके से ये लूप बनाया है, लूप का मतलब होता है जिस पॉइंट से चले वहीं आ जाओ। लूप का मतलब होता है जिस पॉइंट से चले वहीं आ जाओ। लूप अलग अलग शेप की हो सकती है, ट्राइंगुलर, मैं इस पॉइंट से चला, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये लूप कहलाएगी। A से B गया, B से C, C से A आ गया, ये लूप हो गई। बट ये ट्राइंगुलर शेप की है।
ऐसे ही क्या है, मैं इस पॉइंट से चला, इधर गया इधर गया इधर गया, फिर इधर आ गया, यानी कि ए से मैं गया बी, बी से गया सी, सी से डी और फिर ए, ये भी एक लूप हो गई। अब ये रेक्टेंगुलर लूप हो गई। यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट से चले घूमकर फिर यहीं आ गए, तो ये हमारी सर्कुलर लूप हो गई। लूप का मतलब जिस पॉइंट से चलो वहीं आ जाओ, वो लूप कहलाती है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको समझना है। यहाँ पर इस जो हमने सर्कुलर लूप बनाया है, इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी, क्योंकि इस कंडक्टर से हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सेम है। करंट कैरिंग कंडक्टर से आप खुद समझ सकते हैं, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, रेड कलर का पेन, और ये हमने लूप बनाया। तो इस कंडक्टर से लूप पर कोई पॉइंट ले लो, हर पॉइंट का डिस्टेंस इस कंडक्टर से सेम होगा, क्योंकि किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को हमने B से रिप्रेजेंट कर दिया है और इस लेंथ को ले लिया है dl। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन कहलाता है। इस पर हमने इस तरीके से एक गोला बना दिया, तो ये क्लोज को रिप्रेजेंट करता है, क्लोज, चाहे क्लोज सरफेस हो या क्लोज लूप हो। यहाँ क्लोज का साइन इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो लूप हमने लिया है, ये जो लूप बना है, ये क्लोज लूप है। ये ऐसा नहीं कि इतना आधा नहीं है, आधा आधा है लूप, आधा है ही नहीं प्रेजेंट, तो ये क्लोज लूप है, इसलिए यहाँ पर क्लोज का साइन बनाया हुआ है। तो डेफिनेशन देखें, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो B डॉट, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, उससे और अच्छे समझ में आएगा। B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ये जो फॉर्मूला लिखा है, इसी को यहाँ पर लैंग्वेज की फॉर्म में लिख रखा है, भाई इसी को समझना है। हम क्या कर रहे हैं, B और dl का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। B और dl का क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर समझ में आया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप राइट हैंड साइड देखो किसके बराबर है, म्यू नॉट I के बराबर है। तो म्यू नॉट I के बराबर है, I करंट है, स्केलर क्वांटिटी है, और म्यू नॉट ये भी स्केलर है, तो क्रॉस तो इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता तो राइट हैंड साइड भी क्या आता, वेक्टर फॉर्म आ जाती, पर राइट हैंड साइड हमारी कैसी है, स्केलर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो किसके बराबर है, म्यू नॉट I के बराबर है। तो अब इसी चीज को देखो कैसे लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है यहाँ पर, इनका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमने लूप की फॉर्म में बनाया है, इसमें छोटी सी लेंथ ले लिया, ये छोटी सी लेंथ dl। अब ये dl, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B है, तो ये जो लाइन बनाया हमने dl, इसी का हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो क्या लिखा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट के चारों तरफ जो आपने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, उसका हम क्या कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, यानी कि लाइन की फॉर्म में जो बनाया ना भाई, वैसे तो देखा जाए तो लूप बनाया है, लेकिन ये छोटी सी लेंथ लिया, ये तो स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव कर रही है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव कर रही है, इसी का तो इंटीग्रेशन करोगे आप। इंटीग्रेशन का साइन लगा B डॉट dl, तो B तो रहेगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन किसका होगा, इस लेंथ का, इस लेंथ का होगा, और ये लेंथ कैसी है, एज स्ट्रेट लाइन, इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और एनी क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट का मतलब यहां पर ये है कि ये जो वायर है, देखो दो तरीके की जब हम बात करते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और क्लोज सर्किट का मतलब होता है उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा। तो ये जो वायर ले लिया, तो इस वायर में ऐसी थोड़ी करंट पास हो जाएगा, इस वायर को हम कहीं से कोई सप्लाई ऐसे करके देंगे, तभी तो इसमें करंट फ्लो होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ क्या किया, एक सेल लगा दिया, सेल से करंट फ्लो कर रहा है, तो अभी यहाँ पर ये हमारा स्विच क्या है, हमारा स्विच क्लोज है, ये हमने स्विच लगा दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट है तभी तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये हमने इस तरीके से बना रखा है।
तो फिर से देखें, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को जो लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है हमने, एक छोटी सी लाइन, उसका इंटीग्रेशन करेंगे अराउंड एनी क्लोज सर्किट। ये जो हमने इस तरीके छोटी लाइन बनाई, इस तरीके से छोटी छोटी लाइन बन जाएंगी। अगर हम डीएल लेंथ लें, यहाँ पर एक लाइन बनेगी, इस तरीके से डीएल लेंथ ले लें, यहाँ पर एक थोड़ी छोटी सी लाइन बनेगी। तो इस तरीके छोटे डीएल बहुत सारे बन जाएंगे। ये जो डीएल बन रहे हैं ऐसे छोटे छोटे डीएल, तो ये किसके चारों तरफ बना है? ये हमने इस क्लोज सर्किट के चारों तरफ बना है। क्लोज सर्किट यानी कि ये जो वायर है इसके चारों तरफ बना है। तो वायर से हो रहा करंट पास, तो हम क्या हो रहे हैं, हमारा सर्किट कैसा है, क्लोज सर्किट है, तभी करंट पास हो रहा है। तो लिखा अराउंड एनी क्लोज सर्किट, किसी क्लोज सर्किट के चारों तरफ, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी इसको बोलते हैं। और आपको पता होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू बताया भी था 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। और हम अगर म्यू नॉट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये म्यू नॉट की वैल्यू क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई क्या है, हमारा टोटल करंट। इसीलिए कहीं कहीं पर आप जब देखोगे तो आई के बेस में टी भी लगा देते हैं, ऐसा आई के बेस में टी भी लगा देते हैं। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना, वो टोटल करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नहीं लगाया तब भी आई हमारा टोटल करंट रहेगा, अगर आपने लिख दिया है तब भी वो हमारा टोटल करंट रहेगा। पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट, इस क्लोज सर्किट में जो करंट पास हो रहा है उसके म्यू नॉट टाइम्स है, क्योंकि म्यू नॉट इंटू आई टी तो लिखा हुआ है। बात समझ में आया? तो क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, किसका क्लोज इंटीग्रेशन इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो हमने लूप लिया है, ये कैसे लिया है, ये क्लोज लूप है, ये हमारी कैसी है, क्लोज लूप है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट, इस सर्किट में जो करंट पास हो रहा है वो हमारा आई टी है। इतना क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज और देखना है। अब टोटल करंट का मीनिंग और क्या है, सपोज कर लो जैसे ये हमारा करंट कैरिंग वायर, ये इस पॉइंट पर, यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इस तरीके से मैं एक दूसरा डायग्राम बना दे रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक वायर लिया और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए हमने इस तरीके से एक लूप ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू बी के बराबर है। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब सपोज कर लो कोई दूसरा वायर ले लिया, उसमें करंट बिल्कुल इसके पास है और उसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरीके से बिल्कुल पैरेलल में एक वायर लगा दिया, उसमें बिल्कुल पास लगा दिया और पैरेलल में उसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, और इसमें भी आई करंट फ्लो कर रहा है। इस वाले यानी कि ए वायर में जो पी ले लो, पी वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरे वायर में करंट नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों बिल्कुल पास पास है, इस तरीके से। अब अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात होगी तो वो हमारी कितनी आ जाएगी, वो जीरो आ जाएगी। क्यों? आई टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, टोटल करंट। जब टोटल करंट लिखेंगे तो जितना करंट ऊपर जा रहा है उतना ही करंट नीचे जा रहा है, तो जो ऊपर करंट जा रहा है उसे प्लस में लिख देंगे और जो नीचे की तरफ जा रहा है उसे माइनस में लिखेंगे। जब आप उसका टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग केस में ऐसा नहीं कि हर केस में जीरो ही आएगा, अलग अलग केस में देखना है क्या कंडीशन रहेगी। बट आई जो है वो टोटल करंट रहेगा, जो ये लूप हमने बनाया है इससे जो करंट पास हो रहा है उसकी बात, वो टोटल करंट जो हमारी इस लूप से पास हो रहा है।
इतना क्लियर हुआ। और इस लूप को हम क्या बोलते हैं, इस लूप को बोलते हैं हम एम्पीरियन लूप। इस लूप को क्या बोलते हैं हम, एम्पीरियन लूप। इमेजिनरी लूप है ये, ऐसा नहीं कि हमने कोई करंट कैरिंग वायर ले लिया तो उसके चारों तरफ हमें कोई लूप दिखेगी। इमेजिनरी लूप है, हमने खुद बनाया है यहाँ पर। जैसे आपने गॉस थ्योरम पढ़ा था तो उसमें क्या करते थे, एक चार्ज लेते थे, उससे कितना फ्लक्स पास होगा तो उसके चारों तरफ हम एक स्फीयर कंसीडर कर लेते थे। और भी अलग अलग केस थे उसमें, कभी जो हमारा सरफेस होता था वो सिलेंड्रिकल शेप का होता था, कभी स्फेरिकल शेप का, कभी हम उसको क्यूब ले लेते थे। अलग अलग केस में जो गॉसियन सरफेस होता था उसका शेप भी अलग अलग हो जाता था, आपने देखा हो डेरिवेशन। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या रहेगा, ये जो एम्पीरियन लूप है इसका भी शेप अलग अलग केस में अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने सर्कुलर बनाया है, कहीं पर दूसरा केस होगा उसमें वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और भी दूसरे शेप हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग कंडीशन रहेगी। इतना क्लियर हो गया, नहीं? तो ये आपका था एम्पियर सर्किटल लॉ, ये उसका फॉर्मूला है एम्पियर सर्किटल लॉ का। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I। नोट कर लो, फिर मैं रब कर देता हूं। नोट कर लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको यूज करके एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लेंगे और वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लेंगे, वो वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको हमें फाइंड करना है। तो देखो क्या करना है, हमने यहाँ पर एक वायर ले लिया, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। अब हमने क्या किया, इससे कुछ डिस्टेंस ले लिया यहाँ पर, यहाँ से वायर से ये जो डिस्टेंस है वो R है, और इसको लेकर एक हमने इस तरीके से एक सर्कुलर लूप ड्रॉ कर लिया। हमने एक सर्कुलर लूप ड्रॉ कर लिया, बात समझ आया? अब क्या करेंगे, ये जो हमने सर्कुलर लूप ड्रॉ कर लिया, इस सर्कुलर लूप पर हम एक DL लेंथ लेंगे। तो DL लेंथ से पहले वही जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया उसको समझो कि भाई वायर में तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो तो ऐसे प्रोड्यूस होंगी, इस तरीके से, जिस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर रहे हैं, ऐसा, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे प्रोड्यूस हो रही, तो एरो लगा दिया ये, क्योंकि इन्हीं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मैंने अभी बताया, दोबारा से फिर बताऊंगा। तो हमने यहाँ पर ये ले लिया DL लेंथ, ये हमने ले लिया DL लेंथ। अब इसका डायरेक्शन कहाँ लेंगे हम, इस लेंथ का डायरेक्शन लेंगे हम ऊपर की तरफ, इस तरीके से। और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी डायरेक्शन हम यही लेंगे। देखो यहाँ पर ये समझना है कि ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, ये I करंट फ्लो कर रहा, ये मैंने बीच में कर दिया। ये जो लूप है इसको मान लिया हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब ये इसका डायरेक्शन कैसा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से, ऐसे गोल गोल इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे प्रोड्यूस हो रही है। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। अब जब ये ऐसे से प्रोड्यूस हो रही तो टेंजेंट क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर इधर, ऐसे बनाएंगे। और अगर करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे प्रोड्यूस होंगी, तब टेंजेंट कैसे बनेगी, इस केस में ऐसा, इधर पर इधर, इस तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। तो हम इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो हमारा करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे बन रही। तो इस पॉइंट पर समझना, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो टेंजेंट बनेगी ऐसा। अब ये हमारी टेंजेंट इस तरीके से होगी, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, तो ये टेंजेंट होगी। तब आप देखो इस तरीके का डायग्राम, तो बोर्ड पर कैसा दिख रहा है ऐसा, लेकिन अब दिक्कत क्या है ना, ये सर्कुलर लूप ठीक दिख रहा है, ये टेंजेंट भी सही दिख रहा है, लेकिन ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब ये ऐसा तो बन नहीं सकता। तो बोर्ड पर इसको कैसा बना दिया, इसको हमने ऐसा बना दिया।
तो ये बोर्ड पर क्या होता है, ये वाली लाइन और ये दोनों पैरेलल दिखने लगती हैं। बोर्ड पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर और ये जो एरोज दिखा रहे हैं हम, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें कैसे दिख रहे हैं, बोर्ड पे तो लग रहा है दोनों ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका डायरेक्शन तो ठीक है, लेकिन इसका ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये ऐसा है। अब क्योंकि ऐसे लाइन पॉसिबल नहीं बनाना तो इसको ऐसे बना रहे हैं। तो समझ में आया, इस तरीके का डायग्राम हो गया। अब इस तरीके यहाँ से रेडियस बनाएंगे तो इस रेडियस के साथ ये टेंजेंट कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। अच्छा एक बात और, यहाँ पर ये क्या रहता है, जो डीएल है इसमें कई बार बच्चों को डाउट लगता है भाई डीएल है ये तो वेक्टर है, इसका इस मैग्नेटिक फील्ड को पहले समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का तो इस केस में फिक्स्ड हो गया कि करंट कैसा है, करंट अगर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइन से फोर्स ऐसे बन रही, तो टेंजेंट इधर ही बनना है इस डायरेक्शन में। लेकिन बात आ रही है डीएल की, अगर हम डीएल की बात करें तो इसका तो डायरेक्शन ऊपर भी ले सकते थे, नीचे भी ले सकते थे। भाई यहाँ पर हमने ये लेंथ ले लिया, अब ये डीएल लिया, इसका डायरेक्शन इधर ले लो या इधर ले लो, दोनों तरफ ले सकते थे। लेकिन ये रूल है कि इस डीएल का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आप टेंजेंट बनाओगे वही लेना है आपको। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि आपने डीएल का डायरेक्शन नीचे की तरफ ले लिया, बी का डायरेक्शन ऊपर ले लिया, तो जो डायरेक्शन बी का होगा वही आपको डीएल का डायरेक्शन लेना है। इतना क्लियर हुआ? ठीक। उसका रीज़न एक और भी है कि अगर आप इन दोनों को क्या ले लोगे, अपोजिट डायरेक्शन में ले लोगे, तो जब डॉट हटाओगे cos थीटा आएगा वो 180 आ जाएगा, फिर वो माइनस में आ जाएगा, फिर वो माइनस को डिफाइन करना होगा कि माइनस क्यों आया, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आया? तो वो अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इतना डायग्राम क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, आपको करना क्या है, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। और वायर कैसा है, इनफाइनाइट लॉन्ग, बहुत लंबा है, या हमें पता ही नहीं उसकी लेंथ कितनी है, करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट का डिस्टेंस इस O से कितना है, R है। तो अब हमने लगाया एम्पियर सर्किटल लॉ, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई क्या है, टोटल करंट। तो अभी इसमें आई फ्लो कर रहा है तो आई भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह टी लिखना है। कहाँ पर टी लिखना है वो मैं बताऊंगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखो आप, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी के प्लेस पर बी का मैग्नीट्यूड का मतलब था बिना वेक्टर, बिना एरो के लिख दिया तो बोले बी का मैग्नीट्यूड। डीएल के प्लेस पर डीएल का मैग्नीट्यूड, इसको भी हमने बिना एरो के लिख दिया, यानी कि ये स्केलर रिप्रेजेंटेशन हो गया, स्केलर फॉर्म हो गई। और डॉट हटाते तो क्या लगाते, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बात समझना, ये जो कॉस थीटा होता है ये बी डीएल के बीच का एंगल है। अब यहाँ पर बी का डायरेक्शन भी ऐसा और डीएल का डायरेक्शन भी ऐसा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 0 डिग्री। यहाँ क्या लिख देंगे, 0 डिग्री। और राइट हैंड साइड को हम ये लिख देंगे क्या, म्यू नॉट आई। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, बी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसलिए है इस वायर से अगर ये सर्कुलर लूप हमने बनाया तो हर पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या है, सेम है। तो हर इधर पर जितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इधर ये सेम होगा हर पॉइंट पर। इस लूप पर कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम हो गई, तो वो कांस्टेंट हो गई। इसलिए हम उसको इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिख देंगे। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, समझ में आया? बी कांस्टेंट हो गया इसलिए उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि इस लूप पर कोई पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी। अगर हम कोई बड़ी लूप बना देते हैं, उसका रेडियस बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ में चेंज आएगा। अंदर लिखा हमने डीएल, और देखो कॉस थीटा की जगह हमने cos 0 लिख दिया, क्योंकि मैंने बताया थीटा जो है बी डीएल के बीच का एंगल है, बी और डीएल के बीच का एंगल वो तो 0 है, तो 0 लिख दिया। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री जो होता है वो 1 के बराबर। अब एक चीज समझना, cos 180 डिग्री जो होता है वो -1 के बराबर होता है। अगर बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ और डीएल का नीचे ले लिया होता तो आपका एंगल कितना, 180 होता तो -1।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका माइनस में आया था। जब माइनस में आया था तो फिर उसको फिर आप डिफाइन क्या करेंगे, फिर आपको एक्सप्लेन भी करना होता है माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उस चीज़ को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो डायरेक्शन बी का होता है वही डीएल का ले लेते हैं। अब cos 0 1 हो गया और यहाँ पे लिखा हमने म्यू नॉट आई। अब b dl का इंटीग्रेशन l, देखो dl का l, dx का x, dy का y इस तरीके से होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो dx लिखा है तो उसका x कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे dy लिखा है तो उसका y कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे df लिखा है तो उसका f कर देंगे। प्लस c भी लगाते, क्या करते हैं प्लस c। अब प्लस c इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं लगेगी, पर यहाँ इसमें लिमिट है, इसमें लिमिट है, इसमें लगा नहीं रखा है लेकिन लिमिट है इसमें। अभी देखो लिमिट लगाएंगे तो जब लिमिट होता है तब हम क्या करते हैं c नहीं लगाते, इसमें ध्यान रखना ये c नहीं लगाते। आपने इंटीग्रेशन में 11 में पढ़ा होगा, दो तरीके का इंटीग्रेशन, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। बिल्कुल आसान सा पॉइंट बता रहा हूँ। जिसमें लिमिट लगी होती है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, नीचे लगा होता है कुछ लिमिट कुछ ऊपर, इस तरीके से आपने देखा होगा कहीं लिखा है पाई, ठीक है, यहाँ लिख दिया पाई बाई 2, ये लिमिट हो गया। ऐसे लिख दिया साइन थीटा डी थीटा, इस तरीके से। तो जिसमें लिमिट लगी होती है उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब हम उसे इंटीग्रेट करते हैं तो सी नहीं लगाते, पर जिसमें लिमिट नहीं लगा होता, इस तरीके से लिमिट नहीं लगा होता है, ये कहलाता है इनडेफिनेट, उसमें सी लगाते हैं। पर इसमें क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो लगता है कि अरे ये तो इंटीग्रेशन का साइन तो दिख रहा है पर इसमें लिमिट नहीं लगी, लेकिन एक्चुअल में इसमें लिमिट है। अब देखो कैसे, डीएल का इंटीग्रेशन एल किया हमने और हमने यार लिमिट क्या लगाया, हमने लिमिट लगाया 0 से 2 पाई आर, यानी कि ये जो सर्कुलर लूप बनाया है हमने इसी को तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 0 से 2 पाई आर लगा दिया, इसीलिए इसमें प्लस सी नहीं लगता। तो बेसिक है, आपको पता होगा। तो b अब l के प्लेस पर अपर लिमिट लगाओ 2 पाई r, इस l के प्लेस पे लगा दिया, माइनस फॉर्मूले का लगाया, इस l के प्लेस पर 0 लिखा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ठीक है। उसके बाद क्या करें b 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो b इक्वल्स टू 2 पाई r को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसमें I करंट फ्लो कर रहा है, उस वायर से R डिस्टेंस पर इस M पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उसका ये फॉर्मूला हो गया, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। इतना क्लियर हो गया, नोट कर लें, ठीक। तो आपने देखा, हमने इसको, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, इस केस में हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करके उससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया। इसको हम बिना एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करके भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन अगर हम इसी डेरिवेशन को बिना एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करे अगर डिराइव करेंगे तो डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ये डेरिवेशन क्या होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इससे क्या हो जाता है, एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करने से ये बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा ये छोटा हो गया। इतना क्लियर हो गया, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।